चलो देखो, अल्लाह का आसान करो। कल क्या हुआ था? कल हम पढ़ लिए थे किसके बारे में? जात नहीं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ लिए थे। आज तुम सबका हिंदी का किताब होगा तो निकाल देंगे, ऑब्जेक्टिव याद करना है डेली। और बताए सब्जेक्टिव लिए बताइए दिए कि तुमको 10 नंबर सब्जेक्टिव पूछता है, उसके लिए टेंशन नहीं लो, उसका लिए 10 नंबर के लिए लास्ट में क्या करेंगे, दे दिया जाएगा। अब अगला चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा। देखो चैप्टर थोड़ा सा मज़ेदार है, पढ़ने में एकदम खूब मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अभी झगड़ा करवा देंगे। और देखो रे सुनो, और इसी में कहा गया है, इसी में देखो ना, थोड़ा पढ़ेंगे, अभी बता नहीं सकते, बाद में बताएंगे, पढ़ते पढ़ते बताएंगे, अच्छा लगेगा। देखो रे, राइटर का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए शुरू करते पहले नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। कहा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पटना के बदरघाट में। कहाँ पे हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहा कि वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, मतलब वो जन्म से कौन भाषा था रे? भोजपुरी। कहा कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। और उसके ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब जानते हो रे? बड़ा, सबसे बड़ा, नहीं तो जेठ जी कुछ भैंसूर रे, हाँ भैंसूर थे ये। ठीक है। माता का नाम रत्नावती देवी थे, रत्नावती शर्मा था। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। उसके बाद करा उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनके प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। मतलब कह रहा कि अगर मान लो कि जैसे देखो, अगर तुम्हारे पिताजी अगर मान लो कुछ अच्छे जाने माने फेमस आदमी है तो तुम ऐसे फेमस हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पिताजी को बहुत आदमी जानते हैं और तुम बोल दो हम फलना के बेटे हैं, फलने की बेटा है, अच्छा कब बेटी है, आओ बैठो, तो पिताजी की वजह से तुम्हारा नाम हो जाए, इज्जत मिल जाएगा। वही याद ऐसा भी था। करा उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। करा पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। ये याद रखना कि पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत में क्या किया था? संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। संस्कृत में भी और हिंदी में भी एमए किए थे। आगे करा कि वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। और वो क्या कहते हैं, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय, ये सब में उसने पढ़ाया था और लास्ट में पटना विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए थे, अध्यापक के काम किए थे। करेक्शन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष हुए। बताओ, पटना विश्वविद्यालय में 1959 में कौन से विभाग के? हिंदी विभाग के क्या हुए? अध्यक्ष भी हुए। उसका 1 पॉइंट कम कर दो उसका। और कह रहा है कि मृत्यु पर्यंत, मतलब कि मरने से पहले 22 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर रहे। मतलब कि जब तक मतलब जिंदा थे ना, इसी पद पर थे, जब मरने लगे तो इसी पद पर रहते हुए क्या हुए? चले गए। अब बात कर रहा है कि हिंदी कविता में परपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। उसने क्या क्या रचनाएं लिखी समझो। पहला है दृष्टिकोण। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा है कि दृष्टिकोण किसका रचना है। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना था, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, मतलब बहुत सारे 17-18 कहानी भी था। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद, नकेन 2, ये सब क्या है? किताब का नाम है। सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। ये सब क्या है? ग्रंथ है। आगे करा कि आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ था और उनकी कहानियों में
मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। मतलब अगर उसका जितना कहानी होता है ना उसमें मनोविज्ञान मतलब होता है दिमाग लगाने वाला, वो मनोविज्ञान से यहाँ पर आता है। करक आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। मतलब करा वो चाहे किसी भी हो, चाहे वो कथ हो मतलब कहानी हो या शिल्प हो या भाषा हो, सब में वो क्या थे, आगे रहते थे। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक है। मतलब उसकी भाषा जो क्या है थोड़ा सा संकेत के रूप में बताया जाता है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया और आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, विष के दांत के बारे में। करा कि यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। ये कहानी कहाँ से लिया गया थे? विष के दांत और अन्य कहानी। अब जरा याद करो, कल जो पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो कहाँ से लिया गया था? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिया गया था। और उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललय सिंह यादव ने किया था। याद रखा करो सब। अगर कि ये कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करता है। करा ये कहानी किसके बारे में? मध्यम वर्ग होता है ना, वही करा मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करता है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरता है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं। मतलब ये कह रहा है कि इस कहानी में एक सेन साहब है और वो है तो मध्यम वर्गीय, लेकिन उसके दिल में उसके अंदर में मतलब क्या था कि लिंग भेद नहीं होता रे, जातिवाद भी थोड़ा उसके अंदर क्या छुपा रहता है, कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर, एक है सेन साहब, एक कौन है? गिरधर लाल है। वो गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय, एक है मध्यम वर्गीय, एक क्या है? निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी में जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। और कह रहा है वो क्या हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, फिर भी क्या कर रहा है, वो अपने आप को साहस को बचाए रख रहा है। कह रहा यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए दुलार प्यार के कुपरिणाम को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। मतलब इस कहानी में ये बताया गया है कि अगर मान लो कि स्वार्थ के पलते हुए, मतलब कुछ बच्चा ना तो दुलार प्यार में एकदम बहस जाता है, वो इसमें वही बच्चा है जो दुलार प्यार में एकदम बहस गया है। और ऊपर से 5 गो बेटी के बाद 1 बेटा है। बाप रे बाप। और तो डोलना ले चलो नीचे धरती में नहीं रखना उसको, अगर गोदी में रखो। वही हाल इसमें होगा किसी एक लड़का के, मतलब यही होता है। ठीक है, खोखला बेटा खोखा। देखो रे, शुरू करते हैं विष के दांत। कह रहा है कि सेन साहब, पहली बात क्या है हम बता दिए थे कि सेन साहब एक क्या है? मध्यम वर्गीय, मतलब थोड़ा अच्छे फैमिली से, और एक गिरधर लाल वो थोड़ा सा निम्न फैमिली से। कह रहा कि सेन साहब की नई कार बंगले के सामने बरसाती में खड़े है। बरसाती मतलब क्या होता है? अरे ढकल ऊपर नहीं था रे, ढाई के रखल है। आगे देखो, कार कैसा था ये ऑब्जेक्टिव बताओ। इस कब कल मतलब इधर ना था, इससे पहले लगभग 2022 या 23 में पूछा था कि बताओ कार का नाम, कार कितना रुपया का था और कार का कलर क्या था, सब पूछता है। खरी थी काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड। कैसा कलर का था रे? काली चमकती हुई। और उसका नाम क्या था कार का? स्ट्रीमल इंड। कौन सा कार था रे? स्ट्रीमल इंड। इस कार का नाम क्या था? स्ट्रीमल इंड। करा कि जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, सेन साहब इस कार पर नाज है। मतलब कह रहा है कि सेन साहब को सबसे ज़्यादा नाज किस पर है? कार पर है। इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई। कितना में आया था? बहुत दिन पहले कहानी है। 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। मतलब अगर तुम उसमें मुंह देखना चाहे ना तो एकदम पूरा मुंह दिखाएगा अच्छा से, साफ साफ। करा कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत ही समझो। अगर मान लो कार पर थोड़ा सा कहीं पर धब्बा आ गया, कुछ आ गया, तो क्लीनर जो साफ करता है और सोफर जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर जो है, और सामर्थ्य मतलब समझो कि गले हो वो एकदम। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। और मेम साहब कहते हैं कि काम करो, कभी भी ध्यान रखना
जो खोखा खोखी है, खोखा को बेटा बेटी बोलते हैं। खोखा मतलब बेटा, खोखी मतलब बेटी। खोखी तो सब खोखी है, सब खोखा। सुनो रे, क्या बोला कि ताकि ये दिया कि खोखा खोखी इसके पास नहीं भटकना चाहिए। करा लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। लड़की क्या करे? 5 बड़ी सुशील है, मतलब बहुत अच्छी है, बड़ी सुशील है। 5 सुशील है, 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूर्त ही है। मतलब उसकी बेटी जो एकदम पूरा एकदम संस्कारी टाइप की है, पूरा एकदम तमीज़ है कि बड़े से कैसे बात करना चाहिए, छोटे से कैसे बात करना चाहिए, कैसे मतलब रहना चाहिए, सब पूरा अच्छे से पता है। ये तो बोला कि जीत जाते एकदम मूर्त है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए ये सिखाया हो या नहीं हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए उसकी ऐसी तालीम दी है कि बस। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सेन साहब जो थे या सेन साहब की पत्नी जो थी, बेटी को क्या करना चाहिए ये तो नहीं बताएं, लेकिन ये ज़रूर बताए हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वही मतलब जरूर समझाया है। करा कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। वो सब क्या समझते हैं? कठपुतली जानते हो? अरे कठपुतली मतलब कि इशारे पर रहना। अगर तुम कठपुतली मतलब किसी का कठपुतली हो, उसी के इशारे पर तुम काम करोगे। वही कह रहा कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है? गर्व है। मतलब लड़की कठपुतली है और इस बात पर माता पिता क्या है? गर्व है कि मतलब जैसा हम बोलेंगे वो लड़की वैसे करेगी। इतना अच्छी मतलब सुपरा। करक वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे तो इतना तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त खेलती है। किस टाइम? शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, और वो खेलती किस लिए है? क्योंकि उसको ये बताया गया कि खेलना धूपना तो सेहत के लिए सही है, ज़रूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारीकियाँ भी उन्हें कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकार मारते हुए किसी ने सुना नहीं। मतलब वो हंसती भी है, लेकिन ऐसे हंसती है कि मान लो कि सबको देख कर बहुत अच्छा लगता है, एकदम हंस रही है। ऐसा कभी भी एकदम हा एकदम खूब जोर से एकदम ठाका मार के कभी हंसते नहीं देखा। यहाँ पता चलता नहीं हुआ इतना ज़्यादा हंसता है तो रोड का आदमी सुन लेगा हंस रहा है बच्चा सब। अब यहाँ कह रहा है कि सेन परिवार की मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मतलब ये नहीं होता रे कि अगर मान उसी के आसपास जो लड़की रहती है, बस उसको ये समझाते हैं एक तुम सब हो और एक वो सेन साहब की लड़कियां। बताओ तो, अरे तुम गमला तोड़ दिया है, वो गमला तोड़ने को बना है क्या? ये दूसरा कोई उसको बोलते हैं, बच्चे अपने बच्चे को बोलते हैं। करा सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़की का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है। मतलब सेन साहब की जो लड़की है उससे मोटर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। अब शुरू करेगा सबसे खतरनाक बच्चा खोखा। ऊपर से पता है ना, 5 को बेटी पर से 1 बेटा और खतरनाक होता है, 1 बेटा खतरनाक होता है। पहली बात तो खोखा ऐसे लड़का बेटा मतलब खोखा, उसका नाम कासू है, आ गया वह करा। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है सबसे छोटा। बताओ, पहली बात देखो रे, ऐसे भी अगर मान लो कि एक बेटा रहता है ना, या तो सबसे अच्छे होगा या तो सबसे खराबे होगा, और 90% सबसे खराबे होता है, और 10% बच्चा एक बच्चा सही रहेगा ना, तो बाकी सब तो खतरनाक होता है। आगे देखो और ऊपर देखो, एक तो चलो ठीक है एक बेटा है, ऊपर से क्या सबसे छोटका है और एक लड़वा होता है छोटका। तो देखो सबसे छोटा है खोखा, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। सुनो रे, मतलब कह रहा है खोखा जो है वो नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। कहने मतलब है कि उसको उम्मीद नहीं है कि बुढ़ापा में कुछ साथ देगा, लेकिन फिर भी क्या है, मानते हैं कि यही उम्मीद है। ठीक है, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे क्या होता रे कैसे कैसे करती है। देखो रे, ये नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक इस हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। मतलब ये कह रहा है सेन साहब कभी बूढ़ा नहीं लगता है ऐसे। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गए थे। मतलब कह रहा कि खोखा तब जाकर पैदा हुआ जब किसी को उम्मीद नहीं था अब कोई पैदा होने वाला है, तब जाके पैदा हुआ कौन? एगो खोखा।
आगे देखो, खोखा, ये मुस्कान तो पीटेंगे, तीनों पीट देंगे यहाँ पर, है कि तुम बताना बाहर जा सकते हो, दोनों झगड़ा करना, तीनों को जाओ बाहर में करके आना, हम भी तो पढ़ा देते हैं। झगड़ा करने आप सुना रहे हो तो करने थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, सीखो कुछ। तो 5 बेटी से देखो आगे कह रहा कि खोखा बेटा से नहीं सीखो, बेटा सीखे तो कहाँ मतलब दांत तोड़वा लेगा, देखो ना अपना से। देखो कह रहा कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। क्या बोला रे? जीवन के क्या है, नियम का अपवाद। मतलब क्या था, देखो सोचा था कि कुछ 11 वाला हाँ 8 बजे, हाँ 12 बजे क्या सब कहानी चलते तो 8 बजे ही जाएगा। चलिए देखे, करा खोखा जीवन के नियम क्या है, अपवाद था। अच्छा अपवाद क्यों था रे? अब देखो रे, बताओ अपवाद हम किसको कहते हैं? जो नहीं होने वाला अगर वो हो जाए उसको अपवाद करते हैं। जैसे इंग्लिश में पढ़ाए थे ना कि कुछ अपवाद था, मतलब जिसमें मतलब नियम काम नहीं करता था, उस तरह खोखा था। कोई उम्मीदें नहीं था कि खोखा कभी होगा भी, लेकिन हुआ। आवाज नहीं जा रहा क्या? अरे जाओ नीचे तो हाथ पीछे करती कभी। चलिए देख रहे, हे पंखा बंद कर तुरे तो हल्ला वाला कम होगा। जूली तो वहाँ यहाँ बैठ, आ गया बैठ, हे यहाँ बैठ, सत्य यहाँ बैठ, आ सत्य पंखा बंद हो गया, ठंडा है जो धूप में बैठो जाके। चुप तो करें, थोड़ा गर्मी लगेगा थोड़ा, लेकिन क्या करो बर्दाश्त करना। देखो रे, चलो समझो। अब कह रहा कि और यह स्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद था, और कह रहा कि चूंकि वो अपवाद ही था, मतलब जिसका उम्मीद नहीं था वो उम्मीद में पैदा हुआ वो, और बाद में बोला कि घर के लिए भी क्या है, अपवादे है। कैसे? इस तरह मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता था तो किससे होता था? खोखा से ही। ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर मोटर को खतरा होता तो किससे? खोखा से। कह रहा कि बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 बहन का नाम याद रखना, ठीक है? 5 नाम रखना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और एगो आरती थी। आरती, ये 5 बहनें थी, 5 बेटी था, और ये 5 बेटी एकदम सुसंस्कार थी, मतलब खूब अच्छा संस्कारी थी, लेकिन एगो बकरो कुपातर था, वह है, ठीक है ना? देखो आगे चल के, ठीक है? 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। अब सोचो वो 5 लड़के हुआ, उसके लिए घर में नियम अलग थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेना का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। याद रखना, खोखा क्या होना है? इंजीनियर होना है। करा अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। सेन साहब बोलता था कि ये बच्चा जो है ना क्या बनेगा? इंजीनियर। और इंजीनियर बनेगा तो वो ट्रेनिंग क्या करता? पढ़ा लिखा कुछ होगा, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, अब बिना पढ़े लिखल। देखो वैसे हाँ ट्रेनिंग के। करा कि बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण ही सेनों के सिद्धांत को बदल दिया था। मतलब कह रहा कि सिद्धांत को बदल दिया बेचारा सेन साहब। मतलब क्या था? सिद्धांत था जो सेन इसके खोखा का चलती सिद्धांत को बदलना पड़ा। करा अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। नहीं बता रहे, अब मान लो किसी दोस्त आया, मतलब मेरा दोस्त कभी बहुत दिन बाद आया, अब मान लो बैठेंगे तो बताओ तुम्हारा बेटा क्या करेगा, इसका बेटा क्या करेगा, बताओ क्या नहीं होता है, गाली सब करते हैं, तो ये बातचीत हो रही है। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वो तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वो तो अपने तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बोले? हर बात शुरू होते हैं अरे हम ये सब पढ़ाई लिखाई पर नहीं विश्वास करते, ये सब पढ़ाई लिखाई क्या है? फिजूल है, हम तो अपने तरफ ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेन करेंगे क्या? हम ट्रेन कर रहे हैं, और हम अपने तरफ क्या करेंगे? इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंजीनियर, बिजनेसमैन इंजीनियर, ठीक है, बनाना चाहते हैं।
अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। सेन साहब क्या कहते हैं, देखिए ना कि खोखा कितना साल का हो रहा था, 5 साल का। अरे खोखा 5 साल का हो रहा है और लोग कहते हैं कि उसको कहाँ भेज दीजिए, किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल होता है बच्चा के लिए स्कूल, ठीक, बच्चा खेलने वाला स्कूल होता है। आंगनबाड़ी अपने इधर आंगनबाड़ी है, लेकिन बाहर जाओगे ना तो वहाँ पर किंडरगार्टन, शहर में क्या होता है, किंडरगार्टन होता है, प्ले ग्राउंड होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, लेकिन मैंने अभी इसकी अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, ये भी याद रखना कि उसको सिखाने 2 आदमी आते थे, कौन थे, बढ़ई और एक क्या थे, मिस्त्री। बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक-पीट किया करे। कह रहा कि लोग हमको सलाह देते हैं कि इसको खोखा को कहाँ भेज दीजिए, किंडरगार्टन स्कूल, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको एक बढ़ई को और क्या बोलते हैं, मिस्त्री को बुला करके बोलते हैं 1-2 घंटा इसको ठोक पीट सिखाइए, इंजीनियर बनाइए ना, पढ़ेगा कुछ नहीं, पढ़ेगा कुछ नहीं होगा, करा है। ये याद रखना रे, मिस्त्री के बारे में याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है। करा इससे बच्चे की उंगली अभी से औजार से वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। मतलब कह रहा है कि हम तो ये समझते हैं कि बच्चे को अगर अभी से काम करवाएंगे तो क्या होगा, काम करने सिखाएंगे तो उसके क्या होगा, सीख लेगा काम। अब हिंदुस्तान लोग ये समझता ही नहीं है। कह रहा कि एक दिन का वाक्य, अब सुनो, कह रहा एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। क्या थे, अखबार नवीस। अखबार नवीस मतलब अखबार अति बनाने वाला, अखबार के अति था, अखबार जो बेचता ना, अखबार बनाता है वो थे, अखबार नवीस थे। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। क्या था, सेनों के दूर के रिश्तेदार। इस टाइम में कोई चेंज नहीं है। देखिए तो करा कि हाँ क्या बोला, एक आदमी थे, कौन से था, अखबार नवीस मतलब अखबार मधी वाला बनाने वाला। करा साथ में उनका लड़का भी था। क्या था, लड़का भी था, जो था तो खोखा से ही छोटा, खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। ठीक है, बोला था छोटा लेकिन क्या समझता था, समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। हर बात में कहाँ जा रहा है रे, इंजीनियर बनाने जा रहा है। कह रहा मैं तो खोखा को कहाँ जा रहा हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, एकदम बार बार एक के बाद, हम कहाँ जा रहे हैं, इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, ले बनाने जा रहा हूँ। और वे दोहराते थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। अब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है। मतलब देखो रे, पूछा गया था अखबार नवीस से कि आप जो ये बच्चा पढ़ता तो होगा ही ना। जैसे मान लो हम अगर अखबार नवीस का बच्चा था तो वही नहीं बोलता हाँ पढ़ता नहीं पढ़ता है, लेकिन वो बोलता उससे पहले ये सेन साहब क्या बोलते हैं, मैं तो इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, तब बाद में उसको बोलता है उनका क्या ख्याल है। तब उनका, मैं चाहता हूँ, जो अखबार बेचने वाले थे, अखबार वाले, वो कहता मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। मतलब कह रहा कि मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बने या ना बने, उसका काम है, वो बने अपना मन से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बेटा है क्या बने, जेंटलमैन बने, मतलब अच्छा आदमी बने, सभ्य आदमी बने। ठीक है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर का शिष्ट और परछन व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। मतलब जैसे बोला ना, सुनो रे, अब जैसे मान लो तुम्हारा बेटा तो पूरा नटखट है और बोल दे हम चाहेंगे कि हम अपना बेटा, दूसरा आदमी बोला कि मैं चाहता हूँ कि हम अपने बेटे को क्या बनाना, एकदम जेंटलमैन बनाना है, तो सेन साहब को नहीं बुरा लगेगा कि मतलब हमारा बेटा कह देख के बोल रहा है कि हमारा बेटा देख मतलब क्या है, नटखट है, इसलिए बोल जेंटल। क्या बात हो रहा है तुम सबसे। देखो, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर में सेन साहब क्या था, बाहर में एक सोफर था, मतलब ड्राइवर एक औरत से क्या कर रहा था, उलझ रहा था, मतलब झगड़ा कर रहा था, उलझ रहा था। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, 5-6 साल का। ठीक है,
और उस 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। मतलब कह रहा कि वो जो सोफर के पास उसकी माँ थी, और उसकी माँ क्या कर रहा था, उस बच्चे को पकड़ के इधर रहा था, लेकिन बच्चा क्या करता, 5-6 साल का था, वो मतलब झपट रहा था, मतलब ड्राइवर को मारिए देगा। अरे सुना था रे, कुछ बच्चा तेज होता है, उसको पकड़ो तो उछल कुचल जाएगा, मारा लें, ठीक है। अच्छा अरे वो तो खतरनाक बच्चा होता है। अगर है तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन हाँ झपट रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। उस बच्चा का नाम क्या था, मदन। वो जो झपटा मारा था उसका नाम क्या था, मदन। तो जैसे गया सेन साहब, अब सेन साहब गया तो औरत को देखकर वो क्या, बच्चा शांत हो गया। तब ड्राइवर कहता है कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, मदन जाता जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको माँ ने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है, और अगर आप ऊपर से उसकी माँ भी आकर मुझसे उलझ रही है। अब कहानी यहाँ सुनो, उलझ रही है। अब यहाँ देखो रे, अगर पता ना, रियलिटी मेरे हिसाब से हमको लगता है, पता नहीं तुम सबको लगे नहीं लगे, लेकिन अगर ज़्यादातर अगर 90% झगड़ा होता है ना, बस औरत के वजह से, ठीक है। बच्चा तो चलो ठीक है, अगर बच्चा है ना, बच्चा का झगड़ा हो गया, अब बच्चा झगड़ा हो गया, वो बच्चा जाएगा पापा के पास जाने के लिए, तो पापा से जाएगा, ठीक तो उसको मारा ना, हम उसको जाकर मारेंगे। माँ क्या कहता, हम बेटा मार लगा है, चल तेरे जाके चल मार, पहले मारो, चल आओ। देखो रे पहले, अरे लगभग हम सब ने बोले, लगभग हम बोले, देखो रे, हम जिस टोला में रह रहे हैं रे, लगभग यही होता, हर दिन झगड़ा कुछ हो जाता बच्चे की वजह से। हमारा बेटा कैसे मार लगे, यहाँ तक कि सब यहाँ से जाते हैं ना, यहाँ से लेकर उठला जिधर जाते हैं ना, लगभग झगड़ा हो रहा, कौन जो है, देखो हमारे बेटा को मार दे रखे, तेरे को बेटा को मार कौन झगड़ा के लिए झगड़े तो रहो तुम। वही कह रहा कि उलझ रही थी। फिर क्या कहते हैं, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया था कि मदन की माँ क्या था, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप हो गई। अब जैसे मान लो कि सेन साहब क्या कहा, उसको देखकर चुप हो गए। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मैं देखो जो बड़े आदमी होते हैं, अगर वो चुपचाप रहेगा ना, मतलब ये नहीं उसका कुछ कोई नहीं बोलेगा, वो चुपचाप बोला, कहता मदन की माँ, मदन को लेकर के जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। ये किसने कहा था, सेन साहब ने कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना कि ये ऐसी हरकत फिर से नहीं करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। क्या हुआ, पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, मतलब ये कह रहा है उसके पास खून भरा था इस कोने के पास, तो ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई। अब सुनो जरा, यहाँ पर शुरू होगा क्या, यहाँ पर शुरू होगा बड़े और छोटे, मतलब बड़ा जाते ना, रुपया पैसा मान लो, तो रुपया पैसा बड़ा हो और क्या हो छोटा। अगर कोई अगर आदमी बड़ा है, अगर उसका ये 100% सोच कर रखो, कोई बड़ा आदमी मतलब जो रुपया पैसा बड़ा है, अगर वह कोई गलती करेगा ना, तो लगभग आदमी क्या कहेगा, बड़ा आदमी को बुरा नहीं कहेगा, बोले गलती छोटके होगा नहीं होता है। उस तरह यहाँ देखो क्या कर रहा है कि ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया, और ड्राइवर धक्का दे दिया, मतलब चोट लग गया, खून भरा, तो गलती नहीं हुआ क्या, ड्राइवर गलती देखने हैं। लेकिन कहा चूंकि ये सेन साहब का ड्राइवर है, तो इसलिए उसका गलती नहीं है। बताओ आगे। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा। मतलब थोड़ा देर में क्या हुआ, देखा मतलब खटखट की आवाज़ आ रहा था, और कहा लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट से डांट रहे थे। सभी ने क्या कहा, सभी ने मतलब खोखा को अति कर रहा था, डांट रहे थे, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। मतलब ये देखा कि मतलब सेन साहब को क्या करते हैं, डांट रहे थे। डांट क्यों रहे थे, क्योंकि उसने पीछे वाला गाड़ी का जो लाइट होता था उस दोनों भाई जो हैं हम उठा नीचे फेंक देंगे। मजबूत करें हम तुमको, 2 ईंटा दे देंगे बस, मजबूत हो जाएगा, चुपचाप बैठे रहेगा खुद साले। देखो रे, तो पीछे लाल से नहीं रहता रे, तो लाल से चलना। देखो सुनो,
अभी जस्ट बताओ मदन का क्या था, मदन सिर्फ उसको छूने जा रहा था अंडे, अब छुआ भी नहीं, उसमें उसको धकेल दिया, खून भरा है। और यहाँ पर जो खोखा मतलब वही जो खोखा है वो चकनाचूर शीशा फोड़ दिया है, फिर भी एकदम आराम समझा रहा है, हल्को मुस्कुराहट, अरे बाबू कोई बात नहीं, चलिए चलिए आराम चलिए, ठीक है ना। करा कि चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, अब सुनो मित्र के पास जा क्या बोलता, देखिए कहा कि देखा आप लोगों ने, हाँ देखो देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू। क्या हो गया? शरारती। अगर ऐसा काम कोई दूसरा करता तब तो गेले था। अब यहाँ देखो क्या बोला, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता था, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है क्या बताऊं। मतलब कह रहा है उसके कल पुर्जे में दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। बताओ सोच दिमाग इतना लगा रहा है, कह रहा कि शायद ये देखना चाहता था इस बत्ती के अंदर क्या है, इसलिए ये फोड़ के देख रहा था। वाह। आगे देखिए, कह रहा कि सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्त के साथ अपनी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते कि इसमें शक ही था। मतलब होता ना, बोला जैसे, अब मान लो रे ये बात बोलेगा किसी को हजम होने वाला है क्या, मतलब ये आप देखना चाहता है। अब मान लो तो अपना बच्चा गलती से छुपा रहा है, छुपाना नहीं, अरे इन्हें गलती कर रहा, नहीं बोलेंगे वो ये चाहता है देखना कि इसके अंदर है क्या। अजब हाल है। करा कि मिस्टर सिंह, अब किसी वाला हो रहा है मिस्टर सिंह, करा मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। कार का दरवाज़ा खोलने गया लेकिन फिर क्या हो गया, रुक गए। उसकी निगाह अचानक अगले चक्के पर गई। कहाँ गया? अगले चक्के पर। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। टायर क्या हो गया था? बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। क्या हो गया था रे? पंक्चर हो न गया था, पंक्चर कर दिया गया था। तो देखिए करा कि सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, मतलब क्या हुआ गए, कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो। अब क्या बोला कि सेन साहब आगे बढ़ के आया, बोला शायद हो सकता क्या कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों में देख लो और पंप लेकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लोन में लगा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। मतलब क्या, एक काम करो तुम, जब तक क्या करो कि इसमें हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लोन में लगा दो। लोन होता है लोन, मतलब कि घर के आगे जो थोड़ा जगह होता है ना, उसको हम लोन बोलते हैं, जहाँ गार्डन बगीचा सब होता है, कल लोन में ला दो, हम यहाँ पर क्या करेंगे जब तक बैठते हैं। आगे ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगा कर सूचना दी कि दूसरी ओर पिछले चक्के की भी हवा निकाले हुए थे। मतलब कहा कि ड्राइवर बोला कि बताया पूरा चक्का का हवा निकला हुआ है। करा काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। कहता काम किसका है? कासू बाबू का है, क्योंकि इधर वो खेल रहे थे। आगे बढ़िए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों में हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। करा पता है आजकल कासू सीख लिया हवा कैसे निकालते हैं, इसलिए वो निकाल दिया। करा कि उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो ये साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में भी उसकी दिलचस्पी है। मतलब करा कि आप समझते हैं कि इसको देखिए, ये देख के आपको नहीं लगता है कि उसका किस में है, इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। करा इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, बेमतलब बिना काम की बात होते रहा, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। करा जब तक मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हुए तब तक ये बेमतलब की बात होते रहा। देखिए इंजीनियर बनाएगा, ये करेगा। आगे सेन साहब, हाँ क्या हुआ रे? मानवे करेंगे फिर, कल नहीं थोड़ी है, चैप्टर खत्म करेंगे, 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। चलिए पर कहानी में तुम लोग इतना थी, और बताओ अतिम क्या हाल होगा, निबंध में क्या हाल होगा। ठीक है सुनो, 8 बजे तक पड़ेगा। सुनो क्या करा, आया करा कि सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधरलाल को उनके फैक्ट्री में किराने था और आते एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने के हुक्म दिया। मतलब देखो क्या करा कि जैसे सेन साहब अंदर लौटे तो मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधरलाल। मदन के पिता कौन थे रे? गिरधरलाल, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी थे। मतलब सेन साहब के फैक्ट्री में मदन के पिता क्या थे? किरानी थे, छोटे मोटे पद पर थे, और बोले जाओ उसको बुला करके लाओ। करा कि गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। चूँकि देखो माली था रे,
तो सिर झुकाकर खड़ा हो गए, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलोस बात में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ये किसको समझा रहा था? गिरधर लाल को। गिरधर लाल को ये बता रहा था कि देखो गिरधर सॉरी सेन साहब बोल रहे थे किसको? गिरधर को। कह रहा कि और हाँ याद रखना, कह रहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सोचो, अगर बेटा इंजीनियर बनते हैं, मतलब अगर बेटा अगर शीशा फोड़ दिया, हवा पंचर कर दिया तो इंजीनियर बनेगा। आई तनी खाली झगड़ा मतलब हो गया तो बोला ऐसा कहाँ बनता है? चोर डाकू बनता है। सुनो सोचो, अब ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किसने कहा था कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर गुंडे बनते हैं? किसने कहा था? सेन साहब। किससे कहा था? गिरधर लाल से कहा था। करा गिरधर लाल कभी कभी जी कहा देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। मतलब करें उसकी हालत क्या होगी तुम पता। अब मान लो कि तुम्हारे वजह से अगर तुम्हारे पिताजी को कोई कुछ बोल दिया, या तोरा वजह से अगर हमको कुछ बोल दिया, तोरा तो क्वेश्चन कर दिया, तो सोचो एकदम हवा वो जो क्या होता है गुस्सा, उन्हें बोलते तरवा के लहर मगज में झरेगा। अब मगज गर्म हो गया इसका, जाके तोड़ देगा मदन को। अरे उसे संभालने की कोशिश करो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। एकदम जो डायरेक्ट उठ दिया, बोला अगर उसको संभालने की कोशिश करो, अगर ऐसा फिर हुआ तो तुम जान सकते क्या होगा, अब बाकी तुम जाओ, चोर से बोल दिया। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार ने सेनों का आरामदेह श्यानगार गूंज गया। मतलब क्या बोला? उस दिन जब मतलब मदन की चित्कार, मतलब मदन का चिल्लाने का आवाज़। अब बताओ इतना बात बोलेगा गिरधर लाल कुछ नहीं कहेगा कि? गया गिरधर लाल घर, एकदम मदन को एकदम खूब मारा। अब माना इतना वो चिल्ला रहा था, बगल में रहे करता था, चिल्ला रहा था कि इसको मतलब पूरा एकदम आराम मिला था सेन साहब को देख के। कर आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझला कर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। देखो रे, पिता सेन मतलब सेन साहब के पिता ने धर्मपत्नी से कहा, गिरधर खुद समझदार आदमी है, अपनी बीवी उसकी बीवी ने लड़के को बिगाड़ दिया है। सिर्फ क्या बोला? वो तो समझदार है, गिरधर लाल क्या है? समझदार है। उसकी बीवी क्या गया है? बच्चे को बिगाड़ रखी है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई कि खामखा कमबख्त की खाल उधेर दूँ। गिरधर ने ऐसे ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। यहाँ देखो, स्पेयर द रोड एंड स्क्वायल द चाइल्ड। एकदम देखो, चूँकि सेन साहब है, अब सेन साहब क्या करेगा? अब थोड़ा बड़े आदमी दे, इंग्लिश तो बोलबे करेगा, एकदम बोलते एकदम अच्छा क्या। और बाद में क्या बोला? स्पेयर द रोड और स्क्वायल द चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि लाठी बजाओ, बच्चा सही हो जाएगा। स्पेयर द रोड, रोड मतलब लाठी नहीं था, रोड, और स्पेयर मतलब कि बच्चे को सही कर सकते हो। आगे करा कि माता सेन, आप सुनो रे, माता सेन की बात करते, सेन साहब की माता सेन की नींद उजट गई। उसने मदन को कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी खींच मदन पर उतारी। कम वक्त कैसे कौवा करता करा कि कम वक्त कैसे कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब देखो उसकी माँ क्या बोली? भिखमंगा कहीं का, मतलब खोखा बराबरी करता है, मतलब कैसे चिल्ला रहा है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियाँ सेनों के सेनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। मतलब अगर मारता, इतना मार मतलब आवाज़ तो रुक गया, लेकिन उसका जो न सिसकी क्या बोलते उसको रे, जब मारने के बाद कपस ना, इतना कपस रहा था, लेकिन कपसी यहाँ नहीं आता, इतना कपस रहा। सोचो मारने के बाद करा दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अब दूसरा दिन क्या हुआ सोचो। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था रे? लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। कौवा हंस की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। याद रखना, इसमें क्या बोला? कौवा जो था वह हंस उल्टा हो गया, हंस कौवे की जमात, हंस क्या हुआ? कौवा की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो खोखा था वो हंस था, और वो सब क्या था? कौवा था। कौन? मदन, सब गुस्सा था। अब यहाँ बोला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लग गया? हंस। ऑब्जेक्टिव याद रखना, हंस, ठीक है।
करा कि ललक उठा, लेकिन आधे से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा। मतलब देखो, चूंकि बड़ा आदमी था ना, इसको रौब था कि हम खेलेंगे तो खेलेंगे। कहा था मदन से कहा कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। अब सुनो रे, दूसरा लड़का कोई दिक्कत नहीं था। अब बताओ, जिसके वजह से मदन मार खा लिया, बेचारा इतने मार खाया, कभी लगता है उस बच्चा खेलने दे देगा। अब आया मदन के बारे में, करा वे खोखे को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? मदन को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने छुटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से। क्या बोला? जैसे बोला हम भी खेलेगा। क्या बोला? भाग यहाँ से भाग जा यहाँ से। करा कि बड़ा आया लट्टू खेलने वाला इसे बोला बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू लट्टू है तेरे, जा अपने बाबा को मोटर पर जाकर बैठ। मतलब करा जा अपने बाप को मोटर पर जा बैठ, लट्टू नहीं देंगे तुमको ना से। कासू तैस में आ गया मतलब एकदम गुस्सा में आ गया, तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। अब बताओ, इतना बच्चा है कि अपना बहनों को मार देता था वैसा खोखा, और ड्राइवरों को मार देता था, और वही सोचा मदनों को मारेंगे। अब क्या हुआ, वह झट कासू पर क्या हुआ, कहाँ गया, चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। मतलब कह रहा क्या मजाल कि कासू को कोई मार दे। अब सुनो रे, अगर कोई बच्चा तुम्हारा जो भी हो, अगर वो बदमाशी कर रहा है तो उसको पक्का कुछ ना कुछ कहो, डांटो, जरूर डांटो, नहीं पीटो, लेकिन उसको जरूर डांटो ताकि उसको लगेगा आगे से ये गलती नहीं होना चाहिए। अब वहाँ चूँकि अकलौता था, दुलरवा था ही बेचारा, मतलब कुछ कहता था, कोई उसको कुछ नहीं कहता था। अब वही हुआ कि उसने आओ न देखा था मदन को एक घुसा रसीद कर दिया। अब दिया मदन को एक घुसा दे दिया। अब क्या हुआ, अब मदन रुके बुलाया कि अब मदन को एक घुसा दे दिया। चोर गुंडा डाकू को देखो, चूँकि क्या करा, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला। चूँकि अब बता, चोर गुंडा कौन बोला था? और बाबे ना सेंस आने वाला था। अब जरा बता कि चोर गुंडा बनने वाला मदन रुकने वाला है क्या? बस वो झट कासू पर टूट पड़ा। अब कासू क्या हुआ, टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। दूसरा वो जो लड़का सब लड़का क्या मतलब सवाल हट गया, दोनों झगड़ा करे, सब देख रहा, हाँ मारो कोई छुड़वा नहीं रहा, मार रहे हैं, अपना देख रहा मजा। लेकिन वो लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। करा ऐसा मान लो कि मतलब बंगले का कुत्ता और पितला उस लड़ाई थे। करा अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। और करा अगर मान लो कि ये लड़ाई कहाँ होता, उसे घर में होता, तो कासू क्या होता, शेर हो जाता। करा वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कासू क्या हुआ 1 मिनट में रोता हुआ कहाँ गया, भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल्ले वाले जीतते हैं। ये बात सुनो, बहुत सबसे गंभीर बात अगर इसमें बोला गया तो ये बोला कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीते रे, महल वाले जीतते हैं। आज बल से है अमित खड़ा जरा बता रहे झगड़ा क्यों हुआ था रे, क्या है, कौन सी वजह से हो गया? लट्टू खेलने से। बैठो, ठीक है, देखो जरा। तो क्या बोला, अक्सर ये लाइन बोला कि अगर झोपड़ी वाले की लड़ाई और महल वाले होगा तो हमेशा कौन जीतेगा, महल वाले। ऐसा क्यों बोला? सुनो, यही बात बोलते हैं कि यहाँ आज पूरे समाज का यही हाल है। अगर तुम हो और कोई मान लो कोई बड़े लोग हैं, अगर दोनों का झगड़ा होगा ना तो कभी भी क्या कहता है कि बोलता बड़ा लोग कभी भी गलती नहीं है, उसका कभी गलती होवे नहीं करता। तुम झगड़ा करने जाएगा, तुम जाएगा प्रचारने के लिए, एकता रहेगा। तोर बड़का दिया तो बगल का दिया है ना, तो बगल का दिया तो बोलेगा नहीं एक गलती होगा, एकता की बात नहीं यहाँ पे है। अगर कोई रुपया पैसा वाला है ना रे, मान रुपया पैसा वाला है, अगर तुम्हारे गांव घर के बच्चा से झगड़ा हुआ, अब वहाँ पर 10 आदमी आएगा, 10 को मान लो गरीबी आदमी आएगा, लेकिन वो 10 गरीब आदमी क्या बोलेगा कि नहीं अपने बाबू फलना बाबू के बच्चा कभी गलती कर सके, वो बच्चे हो या छोकरे बच्चा गलती होते हैं। कभी भी अमीर आदमी गलती कोई नहीं कहेगा। वही बात यहाँ बोला गया है। आगे बोलो, आगे करा कि मान लो देते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। और हाँ, ये भी कहता है कि जो दूसरा झोपड़ी वाला होता है ना, वो भी मदद किसा करता है, वही महल वाला का मदद करता है, कभी झोपड़ी वाला का साथ नहीं देता है।
कहा कि लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की बात की और ना अपने माता पिता के मालिक की लाडलो की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लड़ाई खत्म हुआ, सब क्या हुआ, सब अलग अलग हो गए। मदन घर नहीं लौटा। देखो रे, उस दिन बेचारा मदन थोड़ा सा खाली गाड़ी में जा मतलब छूने गया था, बेचारा को इतने मार लगा, इतने मार लगा। अब यहाँ क्या किया, यहाँ तो मदन को मारिए दी, काशू को मार लिया, गाड़ी में छुआ हुआ न ओकरा मारा जरा वजह से मतलब। अब सोचा क्या होगा, बेचारा इतना डर लगा कि घर इन गया हूँ। अब सब पक्का बात जाएंगे घर तो मार लगबे करेगा। करा मदन नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ते आहिस्ते घर में घुसा। उनके लिए मार खाना मामूली बात थी। डरता था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। डर ये लगा था, मार तो लगभग करता था, लेकिन आज का जो मार होगा और दिन से तो बहुत खराब लगेगा। उतना दिन तो कम में लगा था, आज हाथ पर तुर देगा पक्का, ठीक है, बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था, आप क्या कर भी क्या सकते थे, अब होगा हो गया। वो पहले रसोई घर में घुसा, बेचारा भूख लगा था तब न गया। रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। उसने मैं तो खेबे करेंगे, पहले खा ले पहले खा लेते तब जाकर मार खाएंगे। भरपेट खाना खाया। अब समझ रहा है, अगर तुम मार खा लेगा तो फिर खाना खाता जाएगा नहीं, वैसे खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। मतलब कह रहा कि अंदर मतलब खाने के बाद दरवाजे के पास गया, आराम से सुन रहा था, कुछ बोल रहा है। उसने बड़ा उसे बहुत ताजुब हुआ। उसे बड़ा ताजुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। मतलब बहुत ताजुब हुआ कि आज हम उसको मारे हैं, अब बाबू जी गरज नहीं रहे हैं, हम आराम से बोल रहे हैं, कैसे क्या बात हो गया। उनकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोला, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ होगा, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया। अब निकाल दिया तो इसमें गुस्सा नहीं है, बस इतना बोला, आराम से बोल रहा है। कह मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, और मदन के काम में कोई बात नहीं होता कि मारेंगे कि नहीं मारेंगे, उससे नहीं बात हो रहा था। बेचारा नहीं सुना, तो उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। मतलब अगर मान लो उसके सज़ा के बारे में मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे, कुछ करेंगे, तो सुनबो करता। नहीं हुआ तो नहीं सुना। आय करा कि वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। कहाँ जा रहा था, सोने के लिए चला। अब सुनो जरा, अगर तुम चोरी से कहीं जा रहे हैं, तुम सोचे हम आराम से जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चले, जरूर उसमें कुछ ना कुछ होबे करेगा। अगर तुम आराम से कहीं जाएगा, या तो गिर जाएगा, या तो लोटा मिल जाएगा, या कुछ तुम टकराइए जाएगा पक्का। बेचारा आराम से जा रहे सो जाएंगे, आराम से सूख जाएंगे। करा चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। ले और लोटा से लगा, आवाज़ करवे ना करे, लग गया। लोटे टंडन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। अब लो, अब सोचा अब मैर लगवे करेगा। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। अब मतलब आराम से चुपचाप शुद्धा बुद्धा के खड़ा, अब मार तो लगवे करेगा, कोई दिक्कत नहीं, चल मार खा लेंगे। खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता का हाथ तो पीटता था, वो पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ एकदम मार खाता था। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत बीच लिए। दांत बीच जानते हो, अब मार देते दांत आप लग जाएगा नहीं मारो तो एकदम लगेगा आप मार लेंगे। दांत बीच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वो ठिठक गया। मदन जब आया गिरधर के पास थोड़ा हंसा। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गया। उसने लपक कर मदन को हाथ में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, भाई ऐसा क्या हो गया आज, मतलब उस दिन कम मारे तो देते मार, मतलब खाली देते मार, मारे तो गला लगा रहे हैं। देख रहा था, उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर भी मुमकिन होता था। मतलब अगर ऐसा बात बोला जो कभी मतलब नौकरी से निकाल देगा, तो वो ऐसा बात नहीं बोला। क्या बोला, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले बेचारा दांत तोड़ दिया था। क्या दांत तोड़ा था, दो दांत तोड़ दिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया था, क्या दांत तोड़ा था,
दो को दांत तोड़ा था। क्या को? अब खोका का नाम क्या था रे? क्या बहन था उसको? नाम बता दो। ठीक है, ठीक है। तो इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीख मिलता है। ठीक है, बहुत देखो रे, इस कहानी से तुमको बहुत कुछ सीखने, देखो सीखने की जरूरत यही है। पहला बात तो ये बोला इसमें कि देखो, तो क्या, तो अगर एक बेटा रहेगा मनभर होबे करता है, अगर मनभर होगा तो क्या करना, कोशिश करना कंट्रोल में रहे। ठीक है,